नमस्कार सभी जू। हिमाचल महाभंडारा कोर्स में आपका बड़े भाई स्वागत। सो कल हम फिस्कल पॉलिसी के बाद का टैक्सेशन टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने यहाँ से अब स्टार्ट करना था टोबिन टैक्स से। वहाँ जाने से पहले सर दो बातें कर दूं आपके साथ, प्लीज ध्यान से सुनना प्लीज। वन थिंग इज अबाउट द पीडीएफ सर, अबाउट द पीडीएफ कि सर नोट्स कब मिलेंगे। नोट्स आपके बहुत ज़्यादा प्यार करके थोड़ी सी देरी हो रही थी साहब, सॉरी। सो नोट्स आपको कल से व्हाट्सएप पे मिलने लग जाएंगे। वी विल मेक अ ब्रॉडकास्ट। आप ये वाला नंबर प्लीज़ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है 9041943251, ये नंबर प्लीज़ सेव कर लेना जी। अगर सेव होगा तभी ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता होता है, नहीं तो नहीं मिलता। राइट, सो आपको ब्रॉडकास्ट मिल जाएगा एंड कल इवनिंग से आपको पीडीएफ्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी बात जी सर, दूसरी बात, ड्यू टू ऑल योर इमेंस लव we are growing at such a fast pace that we are now hiring teachers. If you follow us on Facebook you might have seen, right? So we are hiring teachers and महाभंडारे का मतलब ही क्या हुआ, हिमाचल के बेनिफिट का मतलब ही क्या हुआ। अगर टीचर भी हम हिमाचल से हायर ना करें, टीचर्स भी हम हिमाचल से हायर ना करें तो फायदा क्या हुआ जी। सो यू पीपल, यू एस्पिरेंट्स आउट देयर, you teachers out there are most welcome to contact us. Leave a text on the number I just wrote कि सर हम बात कर लेंगे and we will start teaching. बट सर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, यहाँ पे सर खाला जी का घर नहीं है। ये खाला जी का घर नहीं है कि जिसका जो मन करेगा आके पढ़ा देगा। फ्री का कोर्स है जी, कुछ भी कराई जाएंगे। क्वांटिटी है, क्वालिटी है, बस वीडियो डालनी है बेटा, और कुछ नहीं करना ना जी ना। हमारे कुछ बड़े भैया ने हमें बहुत अच्छा ही सिखाया कि हर एक वीडियो को सर रिव्यू करके डाला जाता है। यहाँ जो भी वीडियो आएगी उसे पर्सनली मैं देखता हूँ, पहले उसका पीडीएफ, उसका पीपीटी, और उस वीडियो को पहले रिव्यू करा जाता है। हमारी टीम देखती है, उसके बाद उसको पब्लिश करा जाता है। ऐसे खाला जी का घर नहीं है जिसको जो भी आ रहा है बोल ली, जो बाद में स्क्रिप्ट डाल दी, सॉरी डिलीट कर दी, भगा दी ना। पहले से ही हम क्वालिटी रिव्यू करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे जरूर मिलेंगे सर पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे खाला जी का घर नहीं है यहाँ। राइट, सो कमिंग बैक टू द स्टडीज, टोबिन टैक्स सर। सो टोबिन टैक्स को इन वर्ड से कैसे याद रखना है अभी ध्यान कराता हूँ। सो टोबिन टैक्स बेसिकली क्या है जी, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन के लोग, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे इंडिया में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। सो अब ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी 10 लाख करोड़ इन्होंने एक दिन में डाल दिया स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में फिर डिमांड बढ़ गई एकदम से, प्राइस वो गए वो गए वो गए वो गए 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 गए। बट देन व्हाट हैपन सर, देन व्हाट हैपन्स, जैसे ही इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला एकदम ही इन्होंने 10 लाख निकाल लिए, बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, भाग सकती है। सो व्हाट हैपन्स, दैट इज व्हाई एफपीआई इज कॉल्ड हॉट मनी। हॉट मनी, व्हाट इज हॉट, जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, हॉट मनी। राइट, सो अब इस आवाजाही से होगा क्या, इकोनॉमी के प्राइस और बिल्कुल एकदम ऐसे गए, फिर एकदम ऐसे गए, फिर एकदम ऐसे गए, फिर एकदम ऐसे गए, तो आम आदमी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है सर। सो इससे बचने के लिए एक टोबिन आदमी ने सर, टोबिन ही आदमी का नाम था, इसलिए इसे टोबिन टैक्स बोला जाता है। जस्ट अ सेकंड सर। तो इसीलिए इसे टोबिन टैक्स बोला जाता है, टोबिन आदमी ने इसको प्रपाउंड किया था। सो मेजरली क्या कह रहा है, प्रपोज इन 1972, ये कब होएगा जी, जब एफपीआई आएगी या जाएगी, दोनों टाइम थोड़ा सा मिनिमल सा टैक्स लगा दो, 0.5% या 5%, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं लगेगा 5%, अबाउट लेट्स से 1% लगा दो। सो जब भी आएगी तब भी टैक्स लगेगा, जब भी जाएगी तब भी टैक्स लगेगा एफपीआई पे। तो इससे क्या होगा जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आएगी तब भी टैक्स, जब जाएगी तब भी टैक्स। तो इससे जब एक बार आ जाएगी तो उसे बार बार निकाला जाला, निकाला डाला नहीं जाए। राइट, सो इन एंड आउट से क्या रिलेशन था इसका जी, अब ये इन वर्ड से कैसे याद रखना है, टोब इन,
is in and out tax, in and out tax, right? So speculative flows को कंट्रोल करने के लिए सर, स्पेकुलेटिव फ्लोज को कंट्रोल करने के लिए एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, बट इसको लगाया नहीं जा सकता एकदम से जब तक सारी कंट्री ना माने, बिकॉज लेट्स से इंडिया ने लगा दिया, बांग्लादेश ने नहीं लगाया, तो एफपीआई वाले सारे बांग्लादेश चल जाएंगे, इंडिया आएंगे नहीं। सो लगभग सारी कंट्रीज को लगाना पड़ेगा, बट इंडिया इसको प्रेफर नहीं करता एज वी नीड फॉरेन इन्फ्लोज। हम उनको टैक्स नहीं करना चाहते बिकॉज हमें डेवलपमेंटल नीड्स के लिए फॉरेन इन्फ्लोज चाहिए। इसलिए अभी सबकी सहमति नहीं बन पाई है इस पे, इसलिए अभी टोबिन टैक्स लगा नहीं है कहीं पे, राइट? इट इज जस्ट अ कंसेप्चुअल थिंग। सो क्योंकि ये फॉरेन ट्रांजैक्शन को टैक्स कर रहा है और सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, स्पेकुलेशन को कम कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रॉबिन हुड टैक्स। रॉबिन हुड जो अच्छे काम करता था, रॉबिन हुड। और इंडिया में कौन? रॉबिन हुड पांडे। कौन है जी रॉबिन हुड पांडे? कमेंट में बताना जरा। सो इंडिया हैज अ सिमिलर टैक्स, दो नॉट फॉर द सेम पर्पस, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। वो सिर्फ एफपीआई पे नहीं लग रहा सर, जब भी आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उसमें 0.001 के आसपास टैक्स लगता है, दैट इज फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, बट वो सिर्फ फॉरेन पे नहीं, अगर आप भी लेंगे तब भी लगेगा, राइट? सो गोइंग अहेड, पिगोवियन टैक्स ऑफ सर। सो पिगोवियन को पिग वर्ड से याद रखना है। पिग क्या होता है? वी जनरली कॉल अदर पर्सन पिग व्हेन वी मीन टू से बैड थिंग्स, I can say negative things. So goods which have negative externalities. अरे इतनी बड़ी word. What are negative externalities? For example, tobacco or smoking it, smoking cigarettes, etc. These have negative externalities. So Pigovian tax is imposed upon transactions that have a negative externality. Carbon dioxide add कर रहे हैं जी, smoke कर रहे हैं जी. So all these things would have negative externalities, negative results, negative consequences. Pollution create करना. So इन पे एक तरह से हम पिगोवियन टैक्स उन टैक्सेस को बोलते हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स पे लगे। फॉर एग्जांपल एक कार्बन सेस या कार्बन टैक्स जो हम लोग लगा रहे हैं 2017 से, क्लीन एनवायरनमेंट सेस, दैट इज वन काइंड ऑफ पिगोवियन टैक्स। और ये प्रमोट किसको कर रहा है जी? प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पेज। सो जो पोल्यूशन करेगा वो ज्यादा टैक्स भरेगा, राइट? गोइंग अहेड जी, अब ये चीज बहुत जरूरी है जी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 4-5 बातें क्लियर करके चलते हैं। कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था सर। सो जीएसटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हमने बात करी थी इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? और इसने लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया जी, अपने अंदर एक बना दिया। कहा जाता है कि इंडिया वाज पॉलिटिकली यूनाइटेड व्हेन अगस्त 15, 1947 जब आजादी मिली तो पॉलिटिकली इंडिया यूनाइट हो गया। एंड इकोनॉमिकली यूनाइटेड कब हुआ जी? 2017 में जब जीएसटी लगा। इसका क्या फायदा हुआ? इसको एक ही अगेन डायग्राम से फिर से समझ लेते हैं जी। सो मेरा फेवरेट चार्ट, फेवरेट डायग्राम, फेवरेट मैप, इंडिया एंड फेवरेट कंट्री ऑब्वियसली। सो इंडिया में सर लेट्स से जम्मू कश्मीर, देन ऑल द अदर स्टेट्स, काफी सारी, लेट्स से 4 स्टेट मान लेते हैं हम। हिमाचल हमारा, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो अब पहले क्या होता था? बिफोर 2017, बिफोर 2017 व्हाट वाज द सीन सर? सो बिफोर 2017 अगर हिमाचल में जो सेब बना है, जो सेब उगा है, सेब छोड़ो बिकॉज एग्रीकल्चर कमोडिटी कंफ्यूजन हो जाएगी, लेट्स से जी हिमाचल में क्या बन रहा है? वूलन क्लोथ की फैक्ट्री है। अब ये वूलन क्लोथ चल के हमने पहले हरियाणा के रास्ते हमने यूपी में बेचना है। सो जब यहाँ पे बनेगा तो इस पे क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी। जब यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? इस पे ऑक्ट्राई ड्यूटी, राइट? चुंगी जिसे बोलते हैं हम। फिर जब उत्तर प्रदेश में बिकेगा तो इस पे क्या लगेगा? वैट और सेल्स टैक्स, वैट या सेल्स टैक्स, राइट? सो अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स लग रहे हैं सर। सो लेट्स से ये वूलन क्लोथ हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपए का चला था सर हिमाचल से, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इस पे 10% टैक्स लग गया हरियाणा में, सॉरी एक्साइज ड्यूटी लग गई हिमाचल में इटसेल्फ।
सो 110 रुपए का हो गया। फिर 10% टैक्स लग गया जी इसमें हरियाणा में ऑक्ट्राई ड्यूटी, जस्ट एन एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेशन के लिए। सो 11 रुपए और टैक्स लग गया जी, 121 रुपए। देन 10% और टैक्स लग गया यूपी में सेल्स टैक्स, सो 12.1 रुपए और लग गया। इसको फॉर सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं 132 का लगा जी, 132। सो बिका कितने का? 100 रुपए की चीज चली थी, 132 की बिकी सर। देन लेट्स इमेजिन, अब बिफोर वाला सीन समझ आ गया जी, अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। अब आफ्टर वाले पे चलते। हिमाचल से चला जी, ये सीधा जाके यूपी में बिकेगा और इस पे लेट्स से 20%, जस्ट एन एग्जांपल, जीएसटी लग जाएगा। सो 100 रुपए का सामान 20% जीएसटी, 120 का बिक, खत्म। सो व्हाट हैपेंस? वन थिंग दैट इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पे सेल हुआ, बना यहाँ पे कुछ नहीं, जब यहाँ पे सेल हुआ यूपी में वहां पे लगा। सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दूसरी चीज समझने वाली सर, ये ध्यान से देखना प्लीज। ये देखो 100 रुपए का सामान था, 10 रुपए टैक्स लगा, 110 का हो गया। फिर जब इस पे 10 रुपए लगा है तो 100 रुपए पे 10 रुपए लगा है, और क्या लगा है जी? 1 रुपए पे भी 10 रुपए भी तो टैक्स लगा है ना, 1 रुपया। ये 10 रुपया जो इसमें ऐड हो रहा है 110 में, 110 कैसे बना था? 100 रुपए वैल्यू प्लस 10 रुपए टैक्स, और हमने 100 रुपए पे 10 रुपए लगा दिया, इस 1 रुपए पे 10 रुपए पे 1 रुपया टैक्स लगा दिया। देन अगेन क्या हुआ जी? 100 रुपए का सामान था, इसमें कितना टैक्स था? 10 और 1 11 रुपए टैक्स था, हमने अगेन इस पे टैक्स लगा दिया। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इम्पोजिंग टैक्स नॉट ओनली ऑन द वैल्यू, बट वी आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन टैक्स सर। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, जबकि टैक्स किस लिए लगना चाहिए हमारा? हमने बात करी थी मैन्युफैक्चर या सेल के ऊपर। तो हम 100 रुपए की चीज के ऊपर पहले 10 रुपए टैक्स लगा रहे हैं, फिर 110 रुपए की चीज मान के उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर 2017? सर टैक्स ऑन टैक्स। सो हमने 10-10% टैक्स लगाया इस एग्जाम्पल में, और सामान हमारा बिका 132 का, जबकि जीएसटी हमने लगाया 20%, डबल, बट फिर भी सामान हमारा बिका 120 का। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट था जी बिफोर 2017? दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट, सामान महंगा बिक रहा था सर, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, राइट? सो इररेशनल डिवीजन थी, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस था बिफोर 2017, एंड रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वाज एम्ड एट रिमूविंग सर मेनी डिफेक्ट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो हमने देख लिया, कैस्केडिंग इफेक्ट देख लिया, स्टीप इंटरस्टेट वेरिएशंस की सर, चंडीगढ़ में कुछ सस्ता मिलता है, क्या आप बताना, और पंजाब में वही महंगा मिलता है। तो इंटरस्टेट वेरिएशंस, राइट? देन इररेशनल एग्जेम्पशंस, फालतू की एग्जेम्पशंस कुछ स्टेट्स में जो मिसयूज करी जाती थी, टू मेनी स्लैब्स, टैक्स इवेजन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज। सो इन सारी चीजों को, जो हमने मेन चीजें पढ़ी, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स एंड लेसर कंप्लायंस, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए जीएसटी, जिसने सारे के सारे लगभग सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया सर। सो जीएसटी है क्या जी? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमने देख लिया। वैल्यू एडिशन पे लग रहा है जी, 100 रुपए की चीज चली तो इसमें 0 से 100 तक हमने माना था, इस पे लगा जी 20%। अगर लेट्स से ये हमने जो विंटर क्लोथ बेचा था, ये उत्तर प्रदेश में बेचा, वो भी रीसेलर को बेचा, उसने क्या करा, इस पे मोती जड़ के और ये 1100 रुपए का बेच दिया आगे। सो अब हम इस 1100 पे टैक्स लगाएंगे सर, और टैक्स ऐसे लगेगा, जस्ट अ मिनट, ये चीज भी समझ लेते हैं साथ में। लेट्स से ये 3 आदमी हैं, ए बी एंड सी। सो लेट्स से भी इसने 100 रुपए का सामान लिया, रॉ मटेरियल, और बना बनू के आगे बेचा जी 200 रुपए का। सो लेट्स से यहाँ पे इसे 10% जीएसटी लग गया, इसने 10 रुपए दे दिए। आगे वाले को 20% जीएसटी लग गया, इसने 10% जीएसटी लग गया, इसने 20 रुपए दे दिया, आगे 300 का बेचा। आगे वाले ने कंज्यूमर को बेच दिया फाइनली, और इसने क्या करा सर, इसने लेट्स से भी 300 रुपए का था, 10% जीएसटी लग गया, 30 रुपए टैक्स था, दे दिया। पहले क्या होता था, ये 10 20 30 मतलब 60 रुपए पूरे ऐड होके कंज्यूमर को 360 का मिलता था। बट अब क्या है जी, ये 10 रुपए का टैक्स इसने दिया ना, 20 रुपए, बट जो इसे गुड्स मिले थे
उसमें पहले ही 10 पेड था, तो जो इसने 20 दिया इसे 10 रुपए वापस मिल जाएगा, बिकॉज जो इसने खरीदा उसमें टैक्स ऑलरेडी पेड था जी। तो 20 रुपए का टैक्स जो इसने दिया 10 इसके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा, 10 इसके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट में 10 रुपए टैक्स ऑलरेडी पेड था, 300 के सामान पे टोटल लगना था 30, बट इन्होंने कितना पे कर दिया 60। सो जिसने ज्यादा पे करा है, जैसे इसने 20 कर दिया तो इसे 10 वापस आ जाएगा, अगेन इसने 30 करा है तो इसे 20 वापस आ जाएगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था। टोटल सरकार को जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30, और कंज्यूमर को भी मिलेगा 330 नॉट 360, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। नहीं समझ आया तो डिटेल में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जी, एंड कंबाइंस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज इसको ध्यान देना, लिस्ट में आएगा। टोटल बर्डन ऑफ टैक्स इज एक्सक्लूसिवली borne बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर, ऑब्वियसली। एंड रिमूव क्या कर रहा है जी, कैस्केडिंग इफेक्ट। बोथ सेंटर एंड स्टेट्स विल साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी। आपने देखा होगा बिल में एसजीएसटी स्टेट का है जी, और सीजीएसटी सेंटर का है। और इंटर स्टेट कॉमर्स पे क्या लगता है, क्या लगता है जी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये लेवी सेंटर करता है बट डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेते हैं, राइट। और क्या पढ़ने वाली बात है सर इसमें, ये हमने बात कर ली, सेंटर वुड लेवी एंड कलेक्ट आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट, एंड ये बांट लिया जाएगा पोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरी बात, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है जीएसटी की एप्लीकेशन में सर, कि अल्कोहल, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कम अंडर जीएसटी। एक्चुअली तो पेट्रोल एंड फ्यूल का प्रॉब्लम है सर, आपने गुड्स के प्राइस कम करने के लिए जीएसटी लेके आए, बट हर गुड के प्राइस में, ट्रक में जाता है गुड, कहीं भी जाता है तो उसमें फ्यूल लगता है सर, और फ्यूल आपका अभी जीएसटी के अंडर आया नहीं। सो जीएसटी का ट्रू इफेक्ट अभी तक नहीं आ पा रहा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स फ्यूल को नहीं आने दे रही, राइट। और फ्यूल के प्राइस फिर क्या हो जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, है ना। सो देन द गवर्नमेंट हैज कैटेगराइज आइटम्स इनटू 5 मेजर स्लैब्स में बांटा हुआ है जी। 0% जो बहुत ही बेसिक गुड्स, अनब्रांडेड गुड्स पे लगेगा, 5%, 12%, 18% एंड 28%। दिस इज अगेन एन एनोमली इन इंडिया। किसी भी देश ने दुनिया में अगर जीएसटी टाइप का टैक्स लगाया है तो एक यूनिफॉर्म रेट रखा है सर। इंडिया में स्लैब्स बांट ली गई बिकॉज ऑफ फेडरल इश्यूज, स्टेट्स नहीं मानते थे, सो स्लैब्स बना ली, राइट। सो नेक्स्ट जी, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या हुआ इसमें, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, टैक्स रेट शुड बी रेवेन्यू न्यूट्रल, मतलब कि रेट सेट अंडर न्यू जीएसटी regime should be such that they get the same revenue, the states get the same revenue। अगर लेट्स से भी पंजाब स्टेट थी, हिमाचल स्टेट थी, चलो उसे पहले 100 रुपए टैक्स में इकट्ठा होता था, अब जीएसटी के बाद 40 रुपए हो रहा है। ऐसा नहीं होने चाहिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऐसा होना चाहिए कि इसे 100 का 100 ही मिले। सरकार ने बोला अगर तुम्हें 40 मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो 60 रुपए अगले 5 साल तक हम देंगे जी आपको। दैट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट सर। कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट जी, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, राइट। सो अगर कोई रेवेन्यू घट रहा है तो सेंटर भरपाई करेगा उसकी। अभी कोविड के ड्यूरिंग इसका भी प्रॉब्लम हुआ था कि सेंटर के पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने कहा जी दे देंगे, तो बकाया काफी ज्यादा हो गया। अब स्टेट्स ने कहा हमने भी तो खर्चा करना है, कहां से करें, राइट। सो कि किसी को भी रेवेन्यू लॉस और गेन ना हो कल्ले जीएसटी की वजह से। और टर्म्स क्या है इसके अंदर, दी स्टैंडर्ड रेट इज व्हाट अप्लाइज टू मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। फिटमेंट रेट की अलग अलग ईच क्लास ऑफ गुड्स, जैसे लग्जरीज को ज्यादा, नेसेसिटीज को कम, राइट। सो फिटमेंट रेट इज दैट अप्लाइज टू ईच क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज द टैक्स ब्रैकेट इन विच दे फॉल। कि 5% में आ रहे हैं, 28% में आ रहे हैं, 0% में आ रहे हैं, दैट इज फिटमेंट। स्टैंडर्ड रेट मेजॉरिटी को लगता है अपार्ट फ्रॉम द जीएसटी एग्जेम्प्टेड 0% वाले। एग्जेम्प्टेड की लिस्ट एक बारी यार यूपीएससी पूछ चुका है, तो प्लीज आप भी देख लेना एक बारी कि व्हाट गुड्स आर जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्लीज, राइट। देन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हम लोग बात कर चुके हैं, दैट सेम रेवेन्यू एज प्री जीएसटी टाइम्स, राइट। सो गोइंग फर्दर हम लोग लेके कैसे आए जीएसटी, इसकी अमेंडमेंट प्लीज याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए थे जी हम जीएसटी। दिस वाज द एक्ट ऑफ 2016 एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। The act amended the constitution to introduce the goods and services tax which subsumed various taxes, इस पे ध्यान रखना सर प्लीज,
वेरियस टैक्सेस लाइक सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर प्लीज ध्यान रखना, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशन कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। ये सेंटर के थे, प्लीज इसको अलग लिस्ट बना लेना, इसको सेंटर के कौन से सब्स्यूम करे और स्टेट के कौन से सब्स्यूम करे। स्टेट के सर ये वाले हैं, वैल्यू एडिड टैक्स या सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये अगेन स्टेट अपने पास रखती थी। एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई जो चुंगी पंचायत वाले इकट्ठे करते थे बेसिकली, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। तो इसकी लिस्ट बना लेना, सेंटर के कौन से सब्स्यूम करे, स्टेट के कौन से सब्स्यूम करे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, राइट। एंड और क्या करा हमने 101 अमेंडमेंट में, एक आर्टिकल नया डाल दिया जी संविधान में, अभी संविधान की क्लासें भी शुरू होंगी पॉलिटी की। सो आर्टिकल 246A सर, तो आर्टिकल 246A क्या कर रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, to give the central and state governments equal and parallel powers to make laws on taxation of goods and services. Equal and parallel powers दे दी सर। And integrated GST only the center में levy and collect, levy and collect center करेगा, and interstate trade और commerce and imports पे center करेगा, बट ये टैक्स जो कलेक्ट होगा वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टेट और सेंटर के बीच में बांट दिया जाएगा सर। सो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी होगी फिर, जीएसटी काउंसिल। अभी मेंस का जो बात करेंगे, मेंस का कोर्स करेंगे अलग से सर, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फ्री का कोर्स है कागज पे आकर लिख के चला गया मैं, नहीं जी नहीं, मेंस के कोर्स में बात करेंगे। देखो बड़ा अच्छा मुद्दा है। एक होती है फाइनेंस कमीशन, ये क्या करती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। एक होती है जी जीएसटी काउंसिल जिसकी हम बात करने लगे हैं। अब ये दोनों आपस में एक तरह से पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ये टैक्सेस की इन टोटल, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की जीएसटी काउंसिल। सो अब इन दोनों का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है सर। तो मेंस का मुद्दा क्या है कि जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन का एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये कोऑर्डिनेट कर सके, बट ये मेंस का मुद्दा, मेंस के टाइम करेंगे, राइट। So the president must constitute a goods and services tax council within 60 days of the act coming into force. किसने बनानी थी, प्रेसिडेंट ने। कितने दिनों में, 60 डे आफ्टर द कमिंग ऑफ एक्ट। एंड जीएसटी काउंसिल करेगा क्या, इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन पैरामीटर्स लाइक रेट, एग्जेम्पशन, कितना जीएसटी लगना चाहिए, किस चीज को एग्जाम्प्ट करते हैं, वो सारी चीजें, राइट सर। सो गोइंग फर्दर, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे हिमाचल का भी इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। हिमाचल का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सर, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। सो हिमाचल का फाइनेंस मिनिस्टर या किसी भी हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको प्लीज ध्यान रखना, चेयरमैन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर। फंक्शंस क्या है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि टैक्सेस, सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत ज्यादा डिटेल में एक बार ही रोक के पढ़ लेना इसे, बट कोई खास इतनी रट्टे मारने वाली बात नहीं, राइट, समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम आता है सर, दैट स्पेशल प्रोविजन बनाई जा सकती है हिमाचल प्रदेश और इन सब स्टेट, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, इन सब स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाई जा सकती है सर, राइट। सो जीएसटी एंड फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, ये पॉलिटी की क्लास में करेंगे जरूर, बट ये स्टेट एंड सेंटर को इकट्ठे बैठा के डिस्कस कराते हैं ना जीएसटी काउंसिल में, तो एक तरह से ये कोऑपरेशन, सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन करता है। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है क्या, 2 और मोर यूनिट्स ऑफ पावर, जो इंडिया में यूनियन एंड स्टेट्स हैं, और अब तीसरा भी है पंचायत या लोकल लेवल, राइट। So both center and states had to forego some of their earlier constitutional powers. इकल्ले कल्ले बैठ के डिसाइड करने की जगह इकट्ठे मिलकर करेंगे जी, राइट। देन जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई रेवेन्यू डाउनफॉल आया, बेस ईयर किसको माना हमने इसमें, 2015-16, लेट्स से हिमाचल 100 रुपए कलेक्ट करे थे 2015-16 में, और जीएसटी आने के बाद इन्हें 60 रुपए मिले, तो 40 रुपए सेंटर देगा, और सेंटर ये 40 रुपए लाएगा कहाँ से, ये पिगोवियन टैक्स, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स हैं वहां से लाएगा जी। सो ये देखिए, जीएसटी सेस इज लेविड ऑन बोथ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वुड बी इम्पोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सर, फ्रॉम द डे ऑफ जीएसटी implementation. If the funds from GST compensation ceases, cess
cess are unutilized, then after the transition period ends, it would be shared equally by central and state government. कि पड़े पैसे, अब किसी को कम ही नहीं पड़ रहा रेवेन्यू, तो क्या होगा उस पैसे का, जो बच गया पैसे वो हम 5 साल बाद इक्वली डिवाइड कर लेंगे, राइट। एंड जो नेगेटिव टैक्स जहां से इकट्ठे करेंगे, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। द प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू सबस्यूम्ड फॉर अ स्टेट ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड शैल बी 14%। यही नहीं है कि हम यही मानते रहेंगे कि 2015 में 100 था तो इनका 100 ही रहना चाहिए, ग्रो भी तो करेगा रेवेन्यू। तो हम मानेंगे अगर 2015 में 100 था तो 2016-17 में 114 होना चाहिए, फिर ऐसे ही 14% ग्रो करते रहेंगे। तो अगर इस 14% ग्रोथ में कोई डाउनफॉल आया तो सेस मिलेगा सर, कॉम्पनसेशन मिलेगी सर, राइट। एंड जीएसटी काउंसिल अलाउड सेंटर टू इम्पोज एडिशनल, जस्ट अ सेकंड, एडिशनल सेसेस फॉर 5 years ऑन सर्टन गुड्स। कौन से गुड्स पे जी? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पे, राइट। देन डुअल जीएसटी क्या है जी? डुअल जीएसटी इज अ टाइप ऑफ जीएसटी इन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट विल अप्लाई जीएसटी। सो सेंटर का सीजीएसटी सर, स्टेट का एसजीएसटी, और इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट पे एंड इंपोर्ट्स पे आईजीएसटी, राइट। और ये बांट लिया जाएगा, राइट। सो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज क्या है सर? ये दुकानदारों को रोकता है कि लेट्स से भाई वही हमारा वूलन गुड जो पहले 136 का 132 का बिक रहा था, अब ये उसे टैक्स करके 120 रुपए का बेचना चाहिए बिकॉज टैक्स कम हो गया, बट उसे पता है कि कंज्यूमर तो 132 में भी ले रहा था, वो अभी भी 132 का ही बेच रहा है कंज्यूमर को। तो फायदा किसने ले लिया? दुकानदार ने या मैन्युफैक्चरर ने। उसने उतने का ही गुड बेचा जबकि उसे कम का बेचना चाहिए था। तो इसके लिए ऐसा ना हो और कंज्यूमर के पास सारा प्रॉफिट पहुंच जाए जो फायदा हुआ जीएसटी से, इसलिए एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज बना दिया और नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बना दी सर, राइट। एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की कोई अगर प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, नजायज फायदा उठा रहा है इस चीज का, तो उसको रोका जाएगा सर, राइट। सो गोइंग फर्दर, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, इसके कॉम्पोजिशन की लोड नहीं है। द अथॉरिटी विल एग्जिस्ट फॉर 2 years, बस इतना याद रखना। काम क्या कर रही है? कोई प्रॉफिटेरिंग ना कर सके, नजायज फायदा ना उठा सके जीएसटी का, राइट। सो जीएसटीएन क्या है जी? जीएसटीएन इज अ सेक्शन 8, प्लीज ध्यान रखना सेक्शन 8 का क्या मतलब होता है यहाँ पे। सेक्शन 8 अंडर न्यू कंपनीज एक्ट, कौन से साल में? ये 2013 में। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क इसका नाम है, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। एनए बनाई क्यों गई है जी? दिस इज इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24.5% स्टेक होल्डर है ऑन ऑल स्टेट्स, बाकी टुगेदर जी 24.5, एंड बैलेंस 51% इक्विटी वॉज विद नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वॉज, अब हमने ट्रांसफर कर लिया अपने पास। ये करेंगे क्या जी जीएसटीएन? ये बेसिकली जीएसटी का सारा वर्किंग का हिसाब किताब देखेंगे। प्राइमरली क्या करेंगे जी? टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2018 में हमने जीएसटीएन को 100% गवर्नमेंट कंपनी बना लिया, जो प्राइवेट को दिया हुआ था वापस ले, राइट। सो ऑथराइज्ड कैपिटल इसकी कितनी है जी? 10 करोड़, प्लीज ध्यान रखिए। और करेगा क्या जीएसटीएन? प्राइमरली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। कॉम्पोजिशन स्कीम ये छोटे दुकानदारों के लिए, फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस who has also been introduced under GST. It is a simple and easy scheme under GST for small taxpayers who can avoid TDS GST formalities and pay GST at a fixed rate. ये छोटे दुकानदारों के लिए क्यों है? बिकॉज देयर टर्नओवर शुड बी लेस देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट सर। तो इनको जीएसटी के रोले रपटों में पड़ने की लोड़ नहीं अगर आपकी कमाई एक अमाउंट से कम है। अब कितनी लिमिट है इस चीज की? कितनी लिमिट है कॉम्पोजिशन स्कीम की? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। सो बिजनेसेस हैविंग ₹75 लाख, जब तक मेरे पास डाटा है तो 75 लाख से कम टर्नओवर वाले कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, राइट। सो इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं जी। डीलर सप्लाइंग ओनली गुड्स कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, नॉट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डीलर सप्लाइंग इंटरस्टेट गुड्स, उनके लिए नहीं है। डीलर्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट कॉम्पोजिशन टैक्स फ्रॉम एनी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाईज, नाइदर आर दे अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये ध्यान रखना, सस्ते में सार रहे हो, कंप्लायंस कॉस्ट कम कर रहे हो, बट कंडीशंस हैं। रेट्स क्या अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? 1% फॉर ट्रेडर्स, 2% फॉर मैन्युफैक्चरर्स, 5% फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। सो सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ हद तक
अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो ले सकते हो रेस्टोरेंट सर्विसेज में, क्योंकि वहां पे आप गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, बट विद इन स्टेट, राइट। सो गोइंग फर्दर, HSN कोड क्या होता है जी? HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, प्लीज ध्यान रखना, डेवलप किया था वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ये सीधा सीधा आ जाता है किसने डेवलप करा। सो विद द विजन ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक लॉजिकल मैनर, होता क्या है जी, 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड that classifies more than 5,000 products and is accepted worldwide. These defined rules are used for taxation purposes and in identifying the rate of tax applicable in that country. For example, मैं था जी USA का सिटीजन, होना नहीं चाहता मैं, आई एम प्राउड इंडियन, बट एग्जाम्पल, और मैंने कीनिया से कोई गुड मंगाना था। अब मैंने किसी दुकानदार से मंगाया, उसने क्या करा, यूएस में बेच के मुझे चालाकी कर ली, 100 रुपए की चीज पे 80 रुपए टैक्स लगा दिया, 80% या 80 रुपए, एक ही बात है। तो अब मुझे पता लगा कि सर ये क्या हो रहा है, मैं कैसे पता करूं कीनिया में कितना टैक्स था। सो इस पे एक 6 डिजिट नंबर होगा, लेट्स से जी 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड है इस पे कोई, उसे हम बोलते हैं HSN कोड। तो मैं HSN कोड के नंबर के थ्रू रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि ये तो HSN कोड बता रहा है, इस पे 10% टैक्स लगना चाहिए था, तो मैं इसे पकड़ लूंगा, हाँ जी भाई साहब 70 रुपए का खा के जा रहे हो मेरे। सो वर्ल्ड ओवर सर, वर्ल्ड ओवर यूनिफॉर्म कोड बनाने के लिए एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया HSN कोड, राइट। एक ध्यान रखने वाली बात, HSN कोड में 6 डिजिट होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जीएसटी में क्या कर रहा है ये, इट विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रेट ऑफ जीएसटी ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल सर, राइट। सो नेक्स्ट इज लेफर कर्व। लेफर हैज नथिंग टू डू विद लविंग, बट हमने इसे याद ऐसे ही कर रखा है सर, ये बाद में ना भूल जाता है कौन सा कर्व है। तो हम मान लेते हैं ये एक दाढ़ी वाला बाबा है, बहुत अच्छी दाढ़ी है, इसको हम कहते हैं मोदी बाबा। तो मोदी बाबा कब हंस रहे हैं यार, ये गलत नहीं मानना, सही बात बोल रहा हूँ मैं, मोदी बाबा तब हंसेंगे जब आप टैक्स दे रहे हैं, इज हैप्पी कि आप लोग टैक्स दे रहे हैं, राइट। सो टैक्स मिल रहा है तो मोदी बाबा खुश हैं। सो laughing is related with Modi sahab laughing, and it is when it is tax. So Laffer curve is related with tax. अभी आपको ध्यान लग रहा है, बट जब क्वेश्चन में आएगा ना Laffer curve, Louis Philippe curve, so all those then will be confusing. So Laffer curve is related with tax and was developed by Arthur Laffer. This shows the relationship between tax rate and tax revenue. सर ये एक्सिस पे टैक्स रेवेन्यू है सर, ये एक्सिस पे टैक्स रेट है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ जी, इसमें सरकार को कितना मिला, कितना प्राप्त किया। लेट्स से भी सरकार को 100 रुपए इकट्ठा हुआ टैक्स, तो टैक्स रेवेन्यू 100 हो गया। टैक्स रेट मतलब परसेंटेज, 5%, 10%। सो ये मेजरली क्या बात कह रहे हैं कि लेट्स से हमने 5% टैक्स से बढ़ाकर 10% कर दिया, तो जहां सरकार को 100 रुपए मिलता था तो अब 200 मिलने लग गया। फिर हमने 10% को 20% कर दिया सर, तो हमें 400 मिलने लग गया। अब हमें लगा वाह यार ये तो बड़ा आसान है। फिर हमने इस टैक्स को कर दिया 80%, तो हमने सोचा अब 1600 मिलेगा, बट हमें मिलने लग गया जी 250। अरे ये क्या हुआ, रेट बढ़ाने से रेवेन्यू कैसे कम हो गया, रेट बढ़ाया रेवेन्यू कैसे कम हो गया। हम यहाँ पहुंच गए थे सर। अब आप रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम होगा सर, क्यों ऐसा है, बिकॉज जो 100 रुपए कमा रहा है उससे आप 80 रुपए टैक्स मांग रहे हो, या तो वो टैक्स चोरी करेगा या वो बोलेगा मैं कमाता ही नहीं यार, क्या कमाई करूंगा यहाँ पे, जो 80 रुपए तो आप ही ले जाते हो। सो लेफर साहब क्या बोल रहे हैं, आर्थर लेफर साहब, कि टैक्स रेट बढ़ाना एक हद तक ठीक है, ये हद तक, अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका कलेक्शन कम हो जाएगा, टैक्स इवेजन बढ़ जाएगी या कमाई घट जाएगी लोगों की, राइट। सो दैट इज वाई इट इज इन्वर्टेड बेल शेप और बेल शेप्ड इफ यू कैन से, राइट। देन व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये जो अभी हमने हटा दिया था बीच में कि अब हम ऐसी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। सो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक्चुअली क्या था, हमने कहा कि हम बुक कीपिंग के हिसाब से जितना बुक में प्रॉफिट शो करोगे, बुक कीपिंग अकाउंट्स की बुक्स, सो जो कंपनी अकाउंट में बुक में अपनी जितना अकाउंट की बुक में शो करेगा जी हमने 10 लाख कमाया, हम 10 लाख पे टैक्स लगाएंगे। आप शो करोगे 50 लाख कमाया, हम 50 लाख पे टैक्स करेंगे।
सो कंपनियों ने क्या करा, कई कंपनियों ने ऐसे करा कि प्रॉफिट भी होता था, वो अपने इनकम सॉरी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देते थे, बट बुक में दिखाते थे जीरो टैक्स, जीरो प्रॉफिट, सॉरी जीरो प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमने तो इन्वेंट्री ले ली इसकी जी, हमें फायदा थोड़ी, हमने सामान खरीद लिया जी, भैया हमें कुछ नहीं बचा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आज भी कुछ हुआ, कुछ लोग यार, वन मोर सीरियस थिंग, यार कपड़े की दुकान नहीं है मेरे पास कि सर 100 रुपए छोड़ दो, 50 रुपए छोड़ दो, फ्री वाला कोर्स हो रहा है ना, ये कर लो, इसमें क्वालिटी बेस्ट है। जो पेड वाला कोर्स है यार, ये मेरी वो कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जो आए आ जाए, ना खाला की दुकान है, ना मंदिर है, ना मेरे पास कोई भगवान है ना यार, एक कपड़े की दुकान वाली बात ना करा करो मेरे साथ कि सर 500 रुपये छोड़ दो, सर 1000 रुपये छोड़ दो। तो यार फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो, अफसर बन जाओ, कितने बना दिए, आप भी बनोगे। ये भी मतलब मंडी वाली बात ना करा करो, भैया आलू 20 रुपए नहीं, भैया 10 रुपए दे दो, ये मंडी नहीं है यार। लिसन टू दिस, इफ यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस सर, समझ लेना बड़ी डीप बात है। सो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या था, जो कंपनियां जीरो प्रॉफिट बुक करती थी, जीरो प्रॉफिट शो करती थी, हम इन्हें बोलते थे जीरो टैक्स या जीरो प्रॉफिट कंपनीज। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, आप बुक प्रॉफिट ना शो करो, आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगा देते हैं। हमने पहले मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ही 18.5% करा हुआ है कि कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट मीन्स व्हाट, इट डज नॉट मीन नो टैक्स, इट मीन्स मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, आप शो मत करो कोई बात नहीं, हम लोग आपसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ले लेंगे, राइट। देन राजस्व ज्ञान संगम क्या है सर, सीबीडीटी एंड सीबीआईडीटी, सीबीआईटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस कराते हैं ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, शायद आप भी जाएं कुछ सालों बाद। एंड ये करते क्या है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू बोर्ड्स वाज हेल्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ राजस्व ज्ञान संगम, ये सबसे पहली बार 2016 में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इनेबल अ टू वे कम्युनिकेशन between the policy makers and the senior officers in field offices with a view to increase what sir, revenue collection. So आपस में डिस्कस करके टैक्स इवेजन को कम करना, कॉन्फ्रेंस है एक तरह से, आपस में सीखना, तीनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ऑफिसर्स, आप लोग भी बैठेंगे राजस्व ज्ञान संगम में, ध्यान रखना पेपर में, राइट। सो सम टैक्स टर्मिनोलॉजीज, पहली बात डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सर डीडीटी क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कि शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर पहली बात भैया, भैया भैया सुन लेना बड़े भैया, ध्यान से सुनना प्लीज, शेयर होल्डर्स आर नॉट पार्टनर सर, नहीं 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 मेरे भाई, शेयर होल्डर और पार्टनर में ना जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भैया। पार्टनर को आप लॉ पढ़ना थोड़ी सी, पार्टनरशिप एक्ट है और है, कंपनीज एक्ट और है, शेयर होल्डर होता है को ओनर, शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्टनर सर, शेयर होल्डर इज अ को ओनर। तो ओनर आपने धंधा खोला साहब, 1000 रुपए कमाए, तो 1000 रुपए कमा के लेट से 100 रुपए सामान में लगा दिए और बाकी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेट से 500 लगा लिए सामान में, और दो को ओनर थे, दो मालक थे, दोनों ने 250-250 कर लिए आपस में, अगर यही दो की जगह 10,000 शेयर होल्डर होते तो उनमें बांट देते। सो जो शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट बांटते हो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना। और जब कोई कंपनी डिविडेंड लगाती है तो वो एक तरह से प्रॉफिट जा रहा है, इनकम होगी किसी को, तो इस पे सरकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा देती थी, बट इस बार ही हटा दिया हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये न्यूज में आया था सर 2020 में। सो अगर आप इस न्यूज पेपर्स को पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताओ जी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्यों हटाया गया, बता देना आज कमेंट्स में, मैं नहीं बताता, फिर आप लोग बताना, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, राइट। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जब डिविडेंड दिया बट ये हटा दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स क्या है जी, इट मींस विद होल्डिंग ऑफ टैक्स फ्रॉम सर्टेन पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज। सो मतलब क्या करेंगे, टीडीएस काट लेंगे सर, जब मैं भी सैलरी लेता था मेरा 10% टीडीएस कट जाता था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, की सैलरी आई सर, लेट से 2 लाख रुपए सैलरी आई, तो 20,000 पहले ही कट गया,
राइट, वो तनख्वाह देने वाले ने टैक्स काट लिया, टीडीएस काट लिया, दैट इज कॉल्ड विद होल्डिंग ऑफ टैक्स। देन प्रिजम्पटिव टैक्स, कि अब एक बंदा बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा और शो नहीं कर रहा कितना प्रॉफिट है, हमें क्या करें, हम अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी इसकी लेट्स से एम्प्लॉयज हैं और इतनी ये तनख्वाह दे रहा है, तो सब कुछ हिसाब लगा लेंगे कि इसको प्रिजम्पशन ही लगा लेंगे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसकी इनकम टैक्स कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्स। राइट जी। देन वेल्थ टैक्स, व्हेन इनकम एक्यूमुलेट्स इनटू वेल्थ, तो क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, बड़े बड़े शहंशाह, क्या बोला जाता है उन्हें, वेल्थ टैक्स की बात बाद में करते हैं, जिंदगी की बात पहले करते हैं, आप भी अमीर होने वाले हैं। अमीर होके होता क्या है, बंदा अपने आप को खुदा समझने लगता है, फिर क्या होता है, फिर कोई समझदार आदमी उसे समझा के जाता है, जैसे हिस्टोरिकली चाणक्य ने समझाया था नंदाज को कि ना यार ऐसे ना करो, तुम अपने आप को खुदा मत समझो, तुमसे पहले भी जो यहाँ पे तख्ते नशीन था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सो फिर क्या होता है जी, then that person is eliminated, nandas are eliminated. So wealth tax क्या है, when income accumulates into wealth it gets taxed after a point, but this has been abolished since 2015-16. Instead an additional surcharge of 2% is levied on people earning more than 1 crore sir. देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम लोग कर चुके हैं, जब भी कोई शेयर या कुछ सिक्योरिटी खरीदते हो तो आप उसको खरीदो और बेच दोनों टाइम टैक्स लगता है, अबाउट बहुत कम है 0.01, अबाउट दिस रेट। देन कमोडिटीज, अगर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे आप देख रहे होगे क्रूड ऑयल को बेच खरीद सकते हो आप कमोडिटी बाजार में, सो उस चीज पे आपको क्या लगेगा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देन फ्रिंज बेनिफिट टैक्स सर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अब गूगल के पास आप काम करते हो सर, गूगल के ऑफिस में अब आपको ऑफिस के अलावा जिम की फैसिलिटी भी है जी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है जी, सारी फैसिलिटीज हैं, जो बाहर आपको लेट्स से 5,000 का स्विमिंग पूल पढ़ना था, 4,000 का जिम पढ़ना था, सो अब ये जो सारी सर्विसेज आप ले रहे हो उसके पैसे तो काउंट होंगे ना, चाहे ऑफिस आपको फ्री में दे रहे हो। सो इन चीजों का टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, जनरली क्या करते हैं, गूगल के एम्प्लॉयर से इकट्ठा ही ले लेंगे, वो एम्प्लॉय से काटे ना काटे उसकी मर्जी, बट एम्प्लॉयर से इकट्ठा ही ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। एंड सिमिलर इज द परक्विजिट्स टैक्स, दे आर बेनिफिट्स इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी, एंड परक्यूजिट्स टैक्स आर टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ सैलरी, ये ज्यादातर टैक्स सैलरी में से ही काटा जाता है। जैसे अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, उसका टैक्स और उसकी वैल्यू या रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कट जा सकती है आपके टैक्स में से, राइट। जब अफसर बन जाएंगे ना, ये बहुत काम आएगा। देन टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस क्या शो करता है, इट शोज द एंटिटी ऑन होम द टैक्स इज इम्पोज सर, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स बर्डन। इंसिडेंस एंड बर्डन में फर्क क्या है जी, जैसे ब्रेड वाला एग्जांपल करा था हमने, टैक्स बर्डन किस पे, 10 रुपए की ब्रेड थी, 2 रुपए उस पर टैक्स था और कंज्यूमर ने दिए 12 रुपए, बर्डन किसने उठाया, कंज्यूमर ने सर, 2 रुपए फालतू किसने दिए, कंज्यूमर ने, बट पे किसको करना है, प्रोड्यूसर या दुकानदार को, राइट, प्रोड्यूसर और सेलर। सो इंसिडेंस प्रोड्यूसर सेलर पे हुआ, बर्डन कंज्यूमर पे हुआ जी, आई होप यू गॉट द आइडिया। देन टैक्स बेस, बेस तो आजकल सबको पसंद है सर, है ना। सो टैक्स बेस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इनकम्स ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड, कि लेट्स से भाई इंडिया में 100 बंदे हैं, 100 नहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा है, बट चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 100 बंदे हैं जी। अब इसमें से 10% लोग, वैसे इंडिया में अबाउट 4% भी पूरे टैक्स नहीं देते, तो 4% ही मान लेते हैं, सो 4% लोग टैक्स दे रहे हैं, सो टैक्स बेस हमारा 4% हुआ। और लेट्स से 100 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, और इनमें से 10 तरीके की एक्टिविटीज पे लगता है, तो 10% इधर हुआ। तो टैक्स बेस क्या है बेसिकली, कितनी कितनी चीजें सब्जेक्ट टू टैक्स है, राइट जी। देन टैक्स शेल्टर्स, एनी टेक्निक विच अलाउज वन टू लीगली रिड्यूस और अवॉइड टैक्स लाइबिलिटीज इज कॉल्ड टैक्स शेल्टर। जैसे हमने बात करी थी टैक्स एग्जेम्पशंस को यूज करके, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को यूज करके,
तो हम टैक्स शेल्टर बना सकते हैं जी, या फिर हमने LIC की पॉलिसी ले ली, उस पर टैक्स हमारा बच जाता है जी, सो टैक्स शेल्टर। एंड ये टर्म्स जो हमने कल भी करी थी, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेजन। इवेजन इलीगल है जी, प्लानिंग इलीगल नहीं है, अवॉइडेंस इलीगल नहीं है, राइट। अवॉइडेंस मतलब हमने एग्जेम्पशंस को यूज कर लिया, इवेजन मतलब हमने दिया नहीं, छुपा लिया काला पैसा, दैट इज इलीगल। प्लानिंग मतलब हमने ध्यान रख लिया कि हमने फैक्ट्री खोलनी है बद्दी में, सीरियसली खोल लेते हैं, टैक्स बच जाएगा, राइट। देन हिडन टैक्सेस, दीज आर टैक्सेस दैट आर कंसील्ड, कंसील्ड सर, टैक्स को कंसील करा जा रहा है इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स दैट वन बाइज। हिडन टैक्सेस आर आल्सो रेफर्ड टू एज इम्प्लिसिट टैक्सेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट ड्यूटीज। ये अब हार्ले डेविडसन इंडिया में इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि ये बियॉन्ड रीच क्यों है? बिकॉज इस पे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। वही ट्रम्प रोकता था आपने 250% ड्यूटी लगाई है सर। तो 250% ड्यूटी अगर 100 रुपए का आया तो हमें 350 का मिलता है जी, 250% इस पे ड्यूटी लग जाती है, राइट। देन कंजम्पशन टैक्स, स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जनरली कंजम्पशन टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। देन प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे इनकम प्रोपोर्शनल बढ़ी जा रही है, प्रोपोर्शन के हिसाब से टैक्स लगी जा रहा है जी। प्रोग्रेसिव हमने कल बात करी थी, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव है। अगर इनडायरेक्ट ज्यादा हो तो आप लोग समझा देना मुझे कैसे, नहीं समझ आया तो डाउट्स पूछ लेना, राइट। देन स्पेसिफिक ड्यूटी सर, स्पेसिफिक ड्यूटी इज क्वांटिटी और नंबर। कि लेट्स से हमने माना कि एक पेन पे 5 रुपए ड्यूटी लगेगी, अगर आप 500 पेन लेके जा रहे हो तो 500 रुपए ड्यूटी, राइट। ये स्पेसिफिक ड्यूटी होगी कि एक पेन पे नंबर या क्वांटिटी पे या वेट पे हमने ड्यूटी लगा दी। एक होगी एड वेलरम। अब इसमें क्या फर्क हुआ, इधर वाले एग्जांपल में अगर हम स्पेसिफिक ड्यूटी की बात कर रहे होते, चाहे रेनॉल्ड्स का पेन जा रहा है चाहे पार्कर का, हर पेन पे 5 रुपए लग रहा है, जबकि रेनॉल्ड्स का पेन शायद है ही 10 रुपए का, पार्कर का शायद 500 रुपए का है। तो एड वेलरम क्या करेगा, एड वेलरम या एडिड वैल्यू देखेगा कि 5 रुपए एडिड वैल्यू है जी इसकी, तो इस पे 50 पैसे टैक्स लगा दो। ये 500 रुपए एडिड वैल्यू है तो इस पे 50 रुपए टैक्स लगाओ। सो एड वेलरम इज अकॉर्डिंग टू वर्थ। सो रेनॉल्ड्स के पेन पे कम, पार्कर के पेन पे ज्यादा, दैट इज एड वेलरम। और वैट, वैट इज पार्ट ऑफ एड वेलरम टैक्स, जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। Then next is compound duties. They are a combination of value and other factors based on which tax is imposed, sir. So value and other factors, for example negative externality होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा सर। सो कंपाउंड ड्यूटीज मतलब सारा कुछ कंसिडरेशन में लेके कंपाउंड जो बनता है जिसपे हम लोग टैक्स लगाते हैं। एक्साइज ड्यूटी और मैन्युफैक्चर पे लगती थी, अब नहीं लगती, अब जीएसटी आ गया। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती थी, अब नहीं लगती जीएसटी। कस्टम ड्यूटी वैसे अभी भी लग रही है, बट कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, जनरली ऑन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हम जनरली फ्री रखते हैं, राइट। सो नेगेटिव इनकम टैक्स क्या है जी, सब्सिडी इज अ नेगेटिव इनकम टैक्स, कि आपको टैक्स देना नहीं वापस मिलेगा सर। एग्रीकल्चर को पानी फ्री है पंजाब में, तो दैट इज अ नेगेटिव इनकम टैक्स। या फिर लेट्स से आप कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हो, आप कोई गरीबों को कुछ अच्छा सा बना के दे रहे हो, तो आपको लेट्स से फर्टिलाइजर में अगर आप 100 रुपए का बनाते हो बेचते हो, तो 20 रुपए सरकार देती है कि आप 80 का बेचो गरीबों को, फार्मर्स को, राइट। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और नेगेटिव इनकम टैक्स को कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव इनकम टैक्स मतलब सब्सिडी, और ये हमने इंडिया में भी प्रपोज करा था कि सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो, 1000 रुपए महीना दे दो। और बट हमारे पास अभी पैसे नहीं है, सब हर 132 करोड़ के 132 करोड़ को 1000 रुपए महीना देना। अगर ऐसे करने लगे तो हर परिवार में 500 लोग पैदा होने लग जाएंगे, सबको 1000 दो, बाकी बाद में देखेंगे। और एक कंट्री दुनिया में ऐसे भी है, इंडियन करेंसी के हिसाब से उन्होंने कहा था बिना कुछ करे हर बंदे को लगभग 70,000 रुपए महीना देंगे, और उन्होंने वोट करा कि हमें नहीं चाहिए, हम निकम्मे हो जाए। कौन सी कंट्री है वो, आप लोग बताना। टैक्स बायोंसी हम लोग कर चुके हैं कि ग्रोथ के साथ जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। टैक्स इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टैक्स रेट। ये ग्रोथ के साथ था, ये टैक्स रेट के साथ है जी, रेट एंड एक्सटेंशन ऑफ कवरेज, राइट। ये ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्स था, ये रेट के साथ रिस्पॉन्स है। देन टैक्स स्टेबिलिटी, इट मीन्स नो फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड देयर कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ये अच्छा होना चाहिए, टैक्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि बाहर के लोग भी और इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर सके।
ऐसा ना हो कि आज तो 5% टैक्स था, मैंने 10% रिटर्न वाला बिजनेस खोल लिया कि 5% में टैक्स दे दूंगा, 5% बचा लूंगा। अब कल सर टैक्स ही 15% हो गया, मेरा धंधा हो गया ठप सर। सो what happens because of stable taxes? Because of stable taxes, the businesses can thrive. As it is always said, policies should be like goal posts. फुटबॉल के मैच में अगर गोल पोस्ट ही शिफ्ट करी जाओगे तो खेलेंगे कैसे? लेट्स से रोनाल्डो अपनी बॉल लेके अपने दूसरे अपोनेंट के गोल की तरफ चल रहा था और गोलकीपर गोल ही उठा के लेके भाग गया कि अब करके दिखा, वो दूसरी तरफ ले गया, तो इट विल बी टोटल केओस, लड़ाइयाँ हो जाएंगी जी। सो वैसे ही अगर आप पॉलिसी शिफ्ट करते रहोगे ना तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी नेशन। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट सर? सो दिस इज इनफ फॉर द डे, इनफ ऑफ details in economics as well. And again, before going, I would like to say we are looking for teachers, but you will be accountable. You can come in and WhatsApp on the number I gave you. राइट, आई रिपीट द नंबर अगेन। कोई कमेंट हो, कुछ सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं आप इसी नंबर पे 9041943251। योर ओन अनमोल मेहता, राइट? सो थैंक यू अगेन फॉर द इमेंस लव। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।